the नाउ वी स्टार्ट विद योर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब सबसे पहले तो जब आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा, इनमें जो जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो अप्लाई नहीं होते हैं। जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक आपका ऑफर होना चाहिए, एक आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, रूल ऑफ प्रिविटी जो है अप्लाई करता है, साथ में आपका कंसिडरेशन होना चाहिए, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस एंड अ कंसिडरेशन विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जितना भी हमने जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, सेक्शन 2(8), सेक्शन 10, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, ठीक है। आपका पूरा का पूरा सेक्शन 1 to 75 इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड सेक्शन 2(h) एंड सेक्शन 10 ऑफ योर आईसीए। उसके अलावा हमारे पास 2-3 और टॉपिक्स हैं, जैसे कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, और हमारा कुछ और टॉपिक्स हैं लाइक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट अदरवाइज द इंटायर सेक्शन 1 to 75 की जो कहानी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें रिवॉल्व कर रही है। मतलब जनरल रूल है, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करेंगे कि जब भी एक ऑफर एक्सेप्टेंस होगा तो 2(h), और उसमें 37 के अंदर जो है, सेक्शन 37 में हम बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फुलफिल होगा, कैसे पार्टीज जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 37, द वर्स्ट मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 73, दैट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट देयर आर अदर मेथड्स आल्सो गिवन टू यू अंडर सेक्शन 1 to 75, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो बाय नोवेशन, बाय टर्मिनेशन, बाय ऑल्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर मतलब सुई जेनरिस, सुई जेनरिस, इन दैट केस ये आपके जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए ना, ये अप्लाई नहीं करते। ये जो जनरल प्रिंसिपल है, ये क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन ने, प्रोमिसर ने ऑफर दिया है और प्रोमिसी ने एक्सेप्टेंस दिया है, तो सिर्फ प्रोमिसर और प्रोमिसी ही एक दूसरे को सू कर सकते हैं ना। देयर इज अ रूल ऑफ प्रिविटी, देयर इज अ रूल ऑफ प्रिविटी दैट एग्जिस्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए ही बी को सू कर सकता है, बी ही ए को सू कर सकता है, तीसरा इंसान सू नहीं कर सकता है दोनों पार्टीज को, ठीक है। दैट इज द जनरल। बट in case of special contracts, we don't follow this, we deviate from the general principles, like in contract of indemnity, like in contract of guarantee, like in contract of bailment, like in contract of agency. अब ये जो आपके मैं sections आपको मैं mark करवा देती हूँ, and उसमें आपको जो जो important है for preliminary examination also will be very clear once we mark the sections. But before diving into the sections, we'll have to just understand what exactly are these contracts so that we are very clear in our head. अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दे सीम टू बी वेरी सिमिलर, दे सीम टू बी वेरी सिमिलर, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, उसमें आप क्या करते हो, आप अपना काम किसी और से करवाते हो, आप अपना काम किसी और से करवाते हो, और वो इंसान जो आपका काम कर रहा है, अगर उसको कोई लॉस होता है, तो आप उसको प्रॉमिस करते हो कि मैं तेरे को इंडेमनिफाई करूंगा। इसको हम कहते हैं मतलब आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉसेस। अब उसको अपने गारंटी के साथ नहीं कंफ्यूज करना है। गारंटी क्या होगा, गारंटी में भी आपको ऐसे लगेगा कि somebody is doing some work for me and I will guarantee him कि अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उसकी गारंटी देता हूं, तो मैं आपको इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, बट वो इंप्लाइड है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आप अपना काम किसी और से करवाते हैं, और अगर उस इंसान को कोई भी नुकसान होता है, पर वो नुकसान किसकी वजह से होना चाहिए, वो नुकसान उसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट की वजह से होना चाहिए, मतलब द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन, दूसरे इंसान के कंडक्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द, या हम कहते हैं एक समथिंग विच यू कैन नॉट फोर्स योर नेचुरल, या आपके जो नेचुरल कैलामिटीज, या फिर एक अनफोर्सिंग। सी इवन जब हम यहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन कंडक्ट भी आपका कैसा कंडक्ट है कि एक इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, बट इफ इट इज बिकॉज द कंडक्ट ऑफ सम natural resources, in that case we do not indemnify, we do not indemnify. Again, if I give you an example, we say that let's say A B को कहता है कि क्या करो, लेट्स से
You conduct the proceeding. He is a lawyer. He is a lawyer. You do, you plead my case in the court. And in case you suffer any loss, I will indemnify. क्या कहता है ए का केस है, ए ने टिकट खरीदनी है ट्रेन की, ए ने टिकट खरीदनी है फ्लाइट की, वो बी को कहता है कि मेरे लिए टिकट खरीदो। अब बी ने टिकट खरीदी बट वो गलत टिकट खरीद ली। हु विल बी, अब अगर गलत खरीद ली उसने, लॉस हो गया। अब वो लॉस कौन बेयर करेगा? वो लॉस जो है वो ए बेयर करेगा। वो लॉस जो है ए बेयर करेगा। अब आपने जो गलत टिकट खरीदी, या वकील ने जब आपको प्रेजेंट किया कोर्ट में, जब उसने प्रेजेंट किया उसमें चांसेस हैं कि लॉस भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज बी क्या कर रहा है, he is doing work for Mr. A, and when he is doing work for Mr. A, he is contracting with the third party। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी सी कौन है? ये थर्ड पार्टी एक जहां से आपने टिकट खरीदा, जहां से आपने एरोप्लेन का टिकट खरीदा, तो ये जो मिस्टर सी है ये थर्ड पर्सन है, ही इज द थर्ड पर्सन। एंड बी कौन है? बी कौन है? इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर? यस एनीबडी? यस, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। तो देयर इज ये जो इन दोनों, यस होल्डर, ठीक है, ये इज द इंडेमनिटी होल्डर। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और जो बी सी थर्ड पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। एंड ए अपना काम बी से करवा रहा है और वो कहता है इन केस आपको कोई लॉस होता है तो मैं उसको इंडेमनिफाई करूं, मैं उसको इंडेमनिफाई करूंगा। ये है आपका सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? गारंटी में क्या होता है कि यही मिस्टर ए गारंटी करते हैं कि जो बी है वो आपको क्या, बी को अगर मिस्टर सी क्या देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स, या कोई सर्विसेज, या कोई पैसा। All right. Now, in this case, A guarantees B's work. Are you understanding? तो यहां पे A क्या करेगा? यहां पे A and C, A is guaranteeing that B को, बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टर C है वो मिस्टर C B को ये गुड्स दे रहे हैं। सी मिस्टर बी को गुड्स दे रहे हैं और ए गारंटी करता है कि बी विल पे टू मिस्टर सी। इन केस बी डज नॉट पे आई विल पे। इन केस बी डज नॉट पे आई विल पे। ही इज गारंटीइंग दैट बी विल गिव हिम सर्विसेज। बी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी इज इन नीड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड ए guarantees B's work to C. A guarantees B's work to C. And in case B does not work properly, then A will indemnify C. Then A will indemnify C. ठीक है। सिमिलरली अगर जो मिस्टर बी है वो एक बैंक से लोन लेते हैं, अब अगर वो बैंक से लोन लेता है, मिस्टर बी बैंक से लोन लेते हैं, तो उस लोन की भी गारंटी कौन देता है? मिस्टर ए देता है। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी में आप किसी और पर्सन का जो आप उसको, वो चाहे गुड्स है, चाहे सर्विसेज है, चाहे डेट है, जो भी आप लोन ले रहे हो उसके लिए आप गारंटी करते हो। एंड व्हेन यू गिव अ गारंटी, इन दैट केस we are deviating from the general rules of contract. How are we deviating from the general rule of contract? Because actually अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बी और बैंक के बीच में। दिस इज द रूल ऑफ प्रिविटी। अगर बैंक से बी ने लोन लिया है तो बी की लाइबिलिटी बननी चाहिए ना, बट यहाँ पे अगर बी पे नहीं करता है तो एक ही लाइबिलिटी बनेगी, तो एक ही लाइबिलिटी बनेगी। एंड जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे इसमें आपके दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड तीसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट। सो वी हैव थ्री हियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट किसके बीच में होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट वुड बी
ये आपका जो बी ने बैंक से लोन लिया, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट। एंड ए और सी बैंक के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है। एंड ए एंड बी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, contract of indemnity. Is everybody clear with the basics what I just now stated? Contract of indemnity. ठीक है। एंड मिस्टर ए, जो मिस्टर बी एंड बैंक, अब इसमें प्रिंसिपल डेटर कौन है? प्रिंसिपल डेटर है बी, प्रिंसिपल डेटर है बी। बैंक कौन है? गारंटर, सॉरी क्रेडिटर। ओके, लेट मी टेल यू। प्रिंसिपल डेटर, इसमें तीन पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर, गारंटर एंड क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर। बैंक क्रेडिटर है, मिस्टर बी प्रिंसिपल डेटर है, एंड मिस्टर ए गारंटर है। Did everybody understand? And in case of contract of indemnity, in case of contract of indemnity, there are only two parties. That is the indemnity holder and the indemnifier. Indemnity holder and the indemnifier. But in contract of guarantee, we have three parties. इतना ही आपको याद रखना, ये आपका बेसिक फैब्रिक है विद रिस्पेक्ट टू गारंटी एंड इंडेमनिटी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, वी मार्क द सेक्शंस। एंड indemnity there is agency, in contract of indemnity there is agency वहां। ओके, सो जो आपका इंडेमनिटी है ना, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी होती है, एक आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी होती है बेटा प्रिया। कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी क्या होती है? जहां पे एक्चुअली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है। और स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी क्या होती है? स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी क्या होती है? जहां पे स्टैट्यूट आपको क्या कहता है, जैसे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज अ स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी, there is a statutory indemnity whereby because of the statute you have not entered into an express contract of indemnity, but because of the statute you have to indemnify the other party। यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर है उसने लोन लिया है, किससे लोन लिया है? बैंक से लोन लिया है। बेशक एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड गारंटर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट इवन देन द गारंटर हैव्स टू, in case the guarantor has paid, we will be principal debtor will be liable to pay back to the guarantor. Similarly in case of agency also बेटा, कि जहां पे एजेंट जो है वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को। इन केस एनी लॉस इज कॉज टू द एजेंट because of the work that he was doing for the principal and under his directions, in that case yes, the principal will be liable to indemnify the agent. So we have two kinds of liabilities, ये आपका indemnity, one is the contractual indemnity and other is the statutory indemnity। तो statutory indemnity में आ जाएगा ये प्रिया, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा देन अब हमारे पास क्या टॉपिक रह गया? अब हमारे पास बेलमेंट एंड प्लेज रह गया। अब बेलमेंट एंड प्लेज रह गया ना। अब बेलमेंट एंड प्लेज क्या है बेटा, कि इन दोनों में भी आप देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो, लेट्स से ओके, सो वी हैव प्रॉपर्टी। हम ऐसे समझते हैं इसको, प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक आईएमपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। जब मूवेबल प्रॉपर्टी को आप किसी पर्पस के लिए देते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप किसी पर्पस के लिए देते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी घड़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी गाड़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी रिंग जिसको मैंने गोल्डस्मिथ को दिया है रिपेयर करने के लिए, मेरे कपड़ा जिसको मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है। तो यहाँ पे जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्पस के लिए देते हो, उसको हम कहते हैं बेलमेंट। इज एवरीबडी क्लियर? आई हैव बेल्ड माई गुड्स। देयर इज अ बेलर, देयर इज अ बेली। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्पस के लिए देते हो, आई एम द ओनर ऑफ अ हाउस, आई हैव गिवन माई इमूवेबल प्रॉपर्टी टू somebody फॉर रेंट, टू somebody फॉर लीज, टू somebody टू कंडक्ट लेट्स से सम बिजनेस ऑन इट। सो वहां पे जब हम किसी पर्पस के लिए आईएमपी को देते हैं, हम उसको कहते हैं, या हमने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, हमने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दिया, एक्सेट्रा। इज एवरीबडी क्लियर विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? सेकेंड इज, जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसके लिए देते हो? मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन लेते हो। यू टेक अ डेट एंड यू give your movable property as a security for debt. So when you give your movable property as a security for debt, उसको हम कहते हैं pledge। और जब आप अपनी आईएमपी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी फॉर डेट देते हो,
सिक्योरिटी फॉर डेट, उसको क्या कहते हैं? कैन यू क्विकली टेल मी ऑल ऑफ यू? जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी फॉर डेट देते हो, उसको क्या कहते हैं हम? क्विकली क्विकली, एग्जैक्टली, मॉर्टगेज बेटा, वेरी गुड। मॉर्टगेज, इसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। बस ये सिंपल प्रॉपर्टी मूवेबल, और इसमें आपका क्या कवर हो गया? बेलमेंट एंड प्लेज। दैट मींस बेलमेंट इज अ जीनस, pledge is a species. Bailment is a genus, pledge is a species. Pledge is a species मतलब all bailments are not pledge, but all pledges are bailment. All pledges are bailment. Is everybody clear? And then lastly हमारा जो है agency रह जाएगा. Now let's get on to the Bare Act and quickly mark. If you have any questions till now, please ask. No. All right, please go and just have a look at section 124 and see a contract by which one party promises to save the other. One party, that is A, promises to save the other, that is B, for the loss caused to him, that is Mr. B only, by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. So इसको आप underline कर दो. Human conduct is called contract of indemnity. क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आर दे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि हम आपको लॉस से बचाएंगे ना, अगर आपको कोई नुकसान होगा तो हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे. तो आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? क्विकली आंसर, yes or no. Contract of insurance, are they contract of indemnity if you get a question in preliminary examination? Yes, yes, no. क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, अगर आग लग जाती है आपके घर को, अगर सुनामी आ जाती है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज से सेव कर रहे हैं ना, अगर कोई चोरी कर देता है देन इट इज ह्यूमन कंडक्ट, राइट? बट दे आर गारंटीing you or they are indemnifying you from all kind of losses, which also includes losses from natural calamities. So therefore contract of insurances are not contract of indemnity. But what are they then? They are not contract of indemnity. They are contingent contract as per Indian law. As per English law, contract of indemnity are, contract of insurance are contract of indemnity, except life insurance, because life cannot be. Can you ever, yes, accepted? Yes, exactly. Very good. ठीक है. तो इंडियन लॉ में जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिंजेंट कैसे हुए? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी हाउ दे आर कंटिंजेंट? बिकॉज मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वी आर सेविंग योर हाउस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर car, we are taking care of your house insurance, car insurance, right? But in case there is any loss caused due to natural calamities, that is a condition. The condition, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम आपको सेव करेंगे, then the contract will be concluded. So please be very careful in case in preliminary examination it is asked contract of insurance. Contract of insurance are not contract of indemnity as per Indian law because of this second last line, that conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person does not include natural calamities. ठीक है? Is called contract of guarantee. Now, if you see this example illustration which is given, A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. All right. Rights of indemnity holder when sued. आप इसको please खुद से पढ़ना 125 को. Not so important. You can just read. It is just, I'll just quickly tell you the इसमें जो clause 1 है, it is just saying that damages which he has to pay to the other, वो उसका right है कि indemnity holder जो है, right, this is the right of the indemnity holder when he is sued, that the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled. Promisee कौन हुआ? Indemnifier. ठीक है ना? Is entitled to recover from all the damages which he has to pay to the other, all the costs of the proceedings and also all the compromise money. ये 1 2 3 जो है ये सिंपली बात कर रहा है जितने भी damages हैं, जितना भी cost है proceedings का, and जितना भी आपका compromise money है. For your clarity, so that nobody is in a confusion, please remember यहाँ पे जो parties हैं in contract of indemnity, we have an indemnifier. Indemnifier कौन होता है?
Indemnifier. Wherever you will find these words while reading the Bare Act, he is the promisor. And indemnity holder, I think Priya आपने स्वैप कर दिया. इंडेमनिटी होल्डर जो होता है वो प्रॉमिस ही होता है, इंडेमनिटी होल्डर जो है वो प्रॉमिस ही होता है, बी. एंड इंडेमनीफायर कौन होता है? मिस्टर ए, प्रॉमिसर. आई जस्ट promisor is this is very important that you should have very clarity on the parties. कौन सी तो ये क्या बोल रहे हैं 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड. क्या क्या राइट है उसके? टू क्लेम damages, to claim the cost of proceedings, and also to claim all the compromise money. Is everybody clear? So we have just two sections on indemnity. All right. Then we have section 126 which deals with contract of guarantee. एक तो आपको sections याद रखने हैं. Contract of indemnity का 124 और आपने इसमें Indian English law याद रखना है. 125 may be for the mains examination, not for preliminary examination. ठीक है. Then you can come to 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इसमें आपको बताया श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर. 1 2 3 कर दो बेटा. श्योरिटी 3 लोग होते हैं इसमें. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. द प्रॉमिस और इसमें अंडरलाइन करो, प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी. इसमें हमारे केस में कौन था गारंटर? ए. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, that is B. And the person to whom the guarantee is given is called the creditor, that is the bank. ठीक है. इसमें आप ये illustrations भी एक बार आप देख लेना बेटा. Consideration for guarantee: anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor. This you can skip, this is more conceptual. कि it is just talking about कि guarantor को अगर आप जो principal debtor है, he is liable towards the guarantor, but what is the consideration that he is paying? There's no consideration, but यहाँ पे वो कहता है anything that is done by the guarantor or any promise that is made for the benefit of the principal debtor, that is sufficient consideration. ठीक है. Then coming, इसमें आप illustrations please पढ़ना. C illustration is talking about past consideration, that is also recognized. Surety is liability. Okay, इसमें आप सिर्फ ये underline कर दो. The liability of the surety is coextensive. का यहाँ पे interpretation क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? Anybody you can tell me? Coextensive with that of the principal debtor. Coextensive means what? Yes, coextensive. एक तो हो गया coextensive with respect to debt. मतलब अगर A, B और C, ठीक है, ये कौन है? गारंटर है, मतलब जिसको हम श्योरिटी कहते हैं, और B जो है प्रिंसिपल डेटर है, और ये क्रेडिटर है. अब प्रिंसिपल डेटर ने अगर 5 लाख का लोन लिया है, तो जो श्योरिटी है अगर ये मिस्टर बी डिफॉल्ट करता है, तो श्योरिटी को कितना लोन देना है? इसकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द गारंटर कितनी, टुवर्ड्स द क्रेडिटर. गारंटर की जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द गारंटर वो कितनी है? कोएक्सटेंसिव है टू द प्रिंसिपल डेटर. तो दैट इज कोएक्सटेंसिव विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट. बट ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका श्योरिटी है उसकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ कोएक्सटेंसिव इन अमाउंट नहीं है, बट कोएक्सटेंसिव इन टाइम ऑल्सो. Okay, that is coextensive in time also. That was with respect to execution. That's an important case. Okay, but you have to just understand that here the term coextensive not only means in amount, also in time. Is everybody clear with this concept? Ma'am, can you explain the term coextensive? That's what I'm saying. Same time, ना? इसने B की जो लाइबिलिटी बैंक को थी 5 लाख थी ना, तो A की लाइबिलिटी 4 लाख नहीं होगी. A की मतलब इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, तो coextensive means same in amount and also same in time बेटा. ठीक है ना. coextensive means equal in amount. तो पहले हम सिर्फ इसको क्या मानते थे? इक्वल इन अमाउंट. हम इसको कोएक्सटेंसिव टर्म को हम कैसे इंटरप्रेट करते थे? इक्वल इन अमाउंट. मतलब जो ये श्योरिटी है इसकी जो लाइबिलिटी है इट इज इक्वल इन अमाउंट टू द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी है इट इज इक्वल इन अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, बट ऑल्सो इट इज इक्वल इन टाइम. ऑलराइट. उस पे आपका एक भरमोदास कोई दामोदर दास का ऐसे कोई केस है बेटा.
ठीक है ना, दामोदर दास का कोई केस है, बैंक ऑफ बिहार, यस, वेरी गुड, यस, बैंक ऑफ बिहार, डी प्रसाद है ना, बैंक ऑफ बिहार, मुझे वही सबकॉन्शियसली आई रिमेम्बर। ठीक है ना, इन दिस केस बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि दिस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टेड इन पेमेंट। तो जो बैंक है, इस बैंक ने ए और बी दोनों को सू कर दिया। अब डिक्री इनके अगेंस्ट पास होगी, इसके क्रेडिटर के फेवर में, बैंक के फेवर में डिक्री पास होगी। अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आई, तो श्योरिटी कहता है पहले तुम प्रिंसिपल डेटर को बोलो कि 5 लाख रुपए दे, जो उसकी लाइबिलिटी, पहले उससे उससे कहो देने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इट इज कोएक्सटेंसिव, ऐसा नहीं है कि पहले प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी अराइज होगी फिर श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस टर्म कोएक्सटेंसिव। बट आगे उसने दिया है अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स एन एक्सेप्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक गारंटी क्या करेगा कि बी ने 5 लाख रुपए बैंक से लिया, मेरी सिर्फ गारंटी फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा उसकी मैं गारंटी नहीं लेती। तो वहां पे अगर इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पर इंटरेस्ट लगकर 1 लाख और बन गया 6 लाख, तो बट प्रिंस जो श्योरिटी है उसकी, जो गारंटी है वो 5 लाख की हो सकती है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, अगर वो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में दिए, बिकॉज ऑफ दिस लास्ट लाइन, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द। सो नाउ दैट इज टू मच इन डिटेल। ठीक है, but I hope everybody has understood what is coextensive here, and you have to remember that the liability of the surety कौन है यहाँ पे, A, इसकी जो liability, it is coextensive, that means equal in amount with the principal debtor, that is Mr. B here. All right, then coming to continuing guarantee, बेटा there are two kind of guarantees, एक तो आपका ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल गारंटी वो 126 में, कंटिन्यू गारंटी से आपको मार्जिनल हेडिंग आ सकता है 129। ठीक है, देन रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, सी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं, बट रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी डन। ठीक है, व्हाट इज द मैनर ऑफ रेवोकेशन, इट इज बेसिकली नोटिस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, it only affects the future transaction, not on the previous transaction. Then this is basically section 130। 129 में आपकी illustrations दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आप 131 you can just read। 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस, अब ये आपके सेक्शन 133, सेक्शन 134, 135, ये आपने सारे जब सेक्शंस पढ़ने, आपने क्या देखना है इसमें, एक ही मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है, लॉ फेवर्स द श्योरिटी, लॉ फेवर्स द श्योरिटी। कैसे लॉ श्योरिटी को फेवर कर रहे हैं, जब आप ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे आप देखेंगे कि अगर बी और सी, हमारे केस में बी और सी कौन है, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, अगर ये दोनों कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में वेरी करते हैं, वेरिएंस लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, एंड ए को नहीं बताते हैं, ए इज डिस्चार्ज, दिस इज 133। डिस्चार्ज ऑफ श्योर, आप देख रहे हैं सारे मार्जिनल हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो इन सारे केसेस में लॉ फेवर करता है श्योरिटी को, एंड यहाँ पे आपको सारी सिचुएशंस दी हुई हैं, जैसे बी और सी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और श्योरिटी को नहीं बताते हैं, तो फिर भी श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। सो लॉ इज फेवरिंग द श्योरिटी, एक्सप्लेन, तो आपने उसमें ये सारे सेक्शंस ही एक्सप्लेन करने हैं। 139, ठीक है, फिर आप 140 पे आ जाइए। 140 सब्रोगेशन है बेटा। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन क्या होता है, श्योरिटी स्टैंड्स एट द, surety stands at the foot of the, or in the place of the creditor, in the place of the creditor. Once the surety has paid to the creditor, ठीक है, और once the surety has, in case of default of liability by the principal debtor, if the surety makes good the liability, तो फिर जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, श्योरिटी के ऊपर। एंड श्योरिटी किसकी जगह ले लेता है, क्रेडिटर की जगह ले लेता है। तो ये इसको हम कहते हैं सब्रोगेशन। ये आपको 140 में दिया है। 141 यू कैन जस्ट रीड इट वंस। ठीक है, 145 इम्प्लाइड, ये आपका 145 है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि वहां जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 में पढ़ा वो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेमनिटी पढ़ा। यहाँ पे जो 145 में, दिस इज स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी, इज इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। तो अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे इट इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय बी कि अब बी जो है, दैट इज अ प्रिंसिपल डेटर, ही विल इंडेमनिफाई द श्योरिटी, दैट इज 145। Okay, is everybody clear with guarantee and surety? Now we go to bailment and pledge. Now bailment, again you should remember the chapters। आपने इसका सिंपल सा एक छोटा सा आप एक स्टिकी नोट ले लो, उसमें सिर्फ गारंटी, इंडेमनिटी के सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर लो फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। गारंटी कहाँ डिफाइंड है, श्योरिटी कहाँ डिफाइंड है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दिस थिंग, इंडेमनिटी होल्डर कहाँ पर दिया हुआ है, कंटिन्यूइंग गारंटी कहाँ पे रिवोक हो सकता है, सब्रोगेशन कहाँ पे दिया है, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बस ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उसको आप एक
या तो अपने बैरेक में ही सर्कल कर दो, या फिर अगर आपके पास कोई स्टिकी नोट्स हैं, यू कैन जस्ट पुट दीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस देयर फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. डोंट स्पेंड मच टाइम हियर, बिकॉज यहाँ से 80% पेपर आपको 1 to 75 से आएगा, रादर 90% पेपर वहीं से आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ICM, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 90% पेपर आपका 1 to 75, सिर्फ यहाँ से हार्डली 10% और 5% पेपर आएगा जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है. सो डोंट स्पेंड मच टाइम हियर, डोंट स्पेंड मच टाइम हियर. जस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के आपको जो है मार्जिनल हेडिंग्स पता होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड ऑल्सो द चैप्टर्स. कमिंग टू बेलमेंट नाउ, बेलमेंट, बेलर, बेली डिफाइंड. तो यहाँ पे आपको बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, वो डिफाइंड है 148 के अंदर. नाउ यहाँ पे जो 148 है ना बेटा, दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल बेलमेंट. वेयर वाज स्टैट्यूटरी बेलमेंट? Where was statutory bailment in the last class we have done? Yes, there's no point. Please. Very good. Thank you. Very good. 71. Okay, statutory bailment. ठीक है. A bailment is the delivery of goods. Delivery of goods, movable by one person to another for some purpose. Some purpose, repair के लिए आपने दिया, dry cleaning के लिए आपने दिया, ठीक है. Upon a contract, there has to be a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions. So यहाँ पे this is bailment. Them. The person delivering the goods is the bailer. The person to whom they are delivered is called the bailee. मेरा कपड़ा था, मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया, मैं बेलर हूँ, जिसको मैंने दिया ड्राई क्लीनर वो बेली है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन आपका कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट है. Delivery to be delivery to bailey, how made, 149 you can just read. 150 is duty of bailey. Duty of bailey में illustrations important है, और इसका duty of bailey में section अच्छा, delivery to bailey how made. 150 is talking about duty of bailers duty to disclose faults in goods bail. 150 को important mark कर लो, especially इसका जो para 2 है, this is talking about non gratuitous bailment. Para 1 is talking about gratuitous bailment. There are two kind of bailment here, gratuitous and non-gratuitous. Non-gratuitous bailment आपको दिया है para 2 में, para 1 में आपको दिया है, सॉरी para 1 में gratuitous bailment दिया है, para 2 में non-gratuitous bailment दिया है. ठीक है. क्या होते हैं ग्रेचुटोस नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट? आपकी इलस्ट्रेशन, आप इलस्ट्रेशन ए एंड बी पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. इलस्ट्रेशन ए इज ग्रेचुटोस बेलमेंट. ग्रेचुटोस मींस व्हाट? विदाउट एनी कंसिडरेशन, मनी के बगैर. ठीक है. आई टेक अ कार फ्रॉम माई फ्रेंड, आई टेल हिम कि आप मुझे एक दिन के लिए अपनी गाड़ी, आई बोरो अ कार फ्रॉम माई नेबर, कि मुझे अपनी डॉटर को स्कूल से पिक करना है. कैन आई टेक योर कार एंड रिटर्न इट बैक टू यू? दैट इज अ ग्रेचुटोस पेमेंट. आई पिक अप माई डॉटर एंड आई गिव इट बैक. पर उस टाइम पे वो गाड़ी किसकी है? एक्चुअल ओनर तो मेरा नेबर है ना, बट मैं कौन हूँ? एक्चुअल ओनर वो है बेलर, और मैं कौन हूँ उस टाइम के लिए? आई एम अ बेली. सो इट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी टू टेक केयर ऑफ हिज कार एज अ बेली. Are you understanding? That is a gratuitous bailment. And non-gratuitous क्या हुआ? Hire purchase. मैंने गाड़ी ली कि मुझे I want to go to another place. I need the car for 1 week. ठीक है. मैंने ओला उबर वहां से एक हफ्ते के लिए गाड़ी ली. तो दैट इज अ ग्रेट्यूट. अब वो गाड़ी का मालिक कौन है? जो उबर है या उबर का वट एवर इज द, वो जो भी उनका एजेंट है वो उसका ओनर है. बट वहां पे आई हैव पेड द अमाउंट दैट आई नीड द कार फॉर 1 week. Are you understanding? So that is a non-gratuitous bailment. Non-gratuitous bailment is para 2. Gratuitous bailment is para 1, and illustrations you can go through. 151 यहाँ से आपको बहुत पहले आया है, केयर टू बी टेकन बाय बेली. ठीक है. एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप आ जाओ बेटा 152 यू कैन जस्ट रीड. एंड 153 का जो इलास्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इफ बेली इज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस. 153 वहां ए लेट्स बी टू हायर अ हॉर्स. हॉर्स की जगह आपको कार भी लिख सकते हैं वहां पे. कार, इट कैन बी मोटरसाइकिल, एनीथिंग. ठीक है. इज ओन राइडिंग. बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरियज. दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए. टर्मिनेशन. अच्छा ये नहीं, इसका इलास्ट्रेशन देखो. नॉट illustration of 153 but illustration of 154. ये आपका जो है आपके एग्जाम में आया है. Liability of bailey making unauthorized use of goods. Underline unauthorized use. इसका illustration क्या? A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, a member of his family, to ride the horse. C rides with care, but the horse accidentally falls and is injured. B is liable to make compensation to A for this. So मेरी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी B को दी, और मैंने कहा B आप ही सिर्फ गाड़ी चलाएंगे और कोई नहीं गाड़ी चलाएगा. बी अपने बेटे को गाड़ी दे देता है चलाने के लिए, जबकि बी का बेटा जो है बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा होता है, एंड ही इज अ स्किल्ड ड्राइवर. बट फिर भी जो है गाड़ी मीट्स विद एन एक्सीडेंट. इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी? एम आई लायबल टू कॉम्पनसेट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ड्यू केयर?
यस आई एम, बिकॉज नॉट मी, सॉरी, जिसको मैंने दिया मिस्टर बी ने अपने बेटे को दे दी ना गाड़ी चलाने के लिए, जबकि वो गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहा था, फिर भी बी की लाइबिलिटी बनेगी इन स्पाइट ऑफ ड्यू केयर, in spite of due care, because he has unauthorizedly used that car, because I only authorized Mr. B to drive, but he has also given it to his son. Did you all understand this illustration? This has come in your exam. In spite of, देखो बेटा, जो बेली की ड्यूटी बनती है ना, वो सिर्फ तब बनती है बेली की ड्यूटी जब वो नेग्लिजेंट रहा है, जब वो नेग्लिजेंट रहा है। अगर he has taken due care and diligence, and in spite of it, if any loss is caused to the goods bailed, उस केस में बेली की ड्यूटी नहीं बनती है। बेली की ड्यूटी सिर्फ बेलर को तब बनती है जब बेली नेग्लिजेंट रहा है, ठीक है? ऑल राइट। उसके बाद आप आ जाइए बेटा 156 you can just read once, ठीक है? restoration of goods lent gratuitously 159 you can just read once, ठीक है? bailers right, this is one section 160, वहां लिख सकते हो bailers right, 161 is also bailers right। अच्छा 163 important, bailor entitled to increase or profit, इसका आप illustration देख लेना बेटा, एक बार ये आया हुआ है आपके कुछ एग्जाम्स में। he leaves a cow in the custody of B to take care of, the cow has a calf, B is bound to deliver the calf as well as the cow to A। इसका exception भी देखना आपने, ठीक है? बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, द यही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन by reason of the bailor was not entitled to make the bailment or receive back the goods or to give direction respect। so ये bailor's duty है and बेली का right है, ये बेलर की ड्यूटी है और बेली का राइट है। 164 की मैं बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है? And so you can just give one fair reading of all these provisions, just one fair reading in 10 minutes and just finish it off। Is everybody understanding? You have understood the basic concept कि क्या होता है बेलमेंट, उसके बाद उसमें आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है कि किसकी कितनी ड्यूटीज हैं, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेलर का क्या राइट है, बेली की क्या ड्यूटी है, ठीक है? वो आपका बाकी का एरिया है। बट अदरवाइज कितने काइंड्स के बेलमेंट हो सकते हैं, ग्रेचुटोस, नॉन ग्रेचुटोस, हु इज अ बेलर, हु इज अ बेली, व्हाट इज बेलमेंट, ठीक है? उसके बाद आप 169, अच्छा नॉट 169, rather 170 and 171, these are the two provisions which are dealing with lien। lien क्या होता है? to retain the property। अगर मैंने घड़ी ठीक करने के लिए दी, बेली ने घड़ी ठीक कर दी, बट मैंने मैंने अगर उसको पैसा नहीं दिया, ही कैन एक्सरसाइज लियन, ही कैन रिटेन दैट प्रॉपर्टी जब तक मैं उसको उसको रिपेयर का पैसा नहीं देती हूँ। इसको हम कहते हैं लियन। तो ये जो आपका सेक्शन 170 है, आपने सिर्फ वहां पे मार्क करना है पर्टिकुलर लियन। तो सेक्शन आपको पूछ सकते हैं विच सेक्शन टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर लियन, सो यू जस्ट मार्क पर्टिकुलर लियन, बेलीज पर्टिकुलर लियन। बेली कौन होता है? जिसको हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्पस के लिए दी है। एंड 171 में आपने मार्क करना है जनरल लियन। अगर से पूछते हैं जनरल लियन, एंड जनरल लियन जो है इट इज लिमिटेड। जनरल लियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज फॉर बैंकर्स, अंडरलाइन बैंकर्स 1, फैक्टर्स 2, वॉरफिंजर्स 3, अटर्नीज 4 एंड पॉलिसी ब्रोकर्स 5। सो आपने ये 1 2 3 4 5, दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके अलावा जनरल लियन कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। जनरल लियन इज ओनली फॉर बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंजर्स, अटर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। ये आपको 5 टर्म्स याद रखनी है। प्लेज, अब देखो प्लेज का अगर आप ओपनिंग सेक्शन देखो, द बेलमेंट ऑफ गुड्स, bailment of goods, that means all pledges are bailment, this part, this plant, ठीक है ना? प्लेज जो है वो बेलमेंट ही है, तो पहले आपके बेलमेंट के प्रोविजंस ही फुलफिल होने चाहिए। दैट इज 148, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, यू हैव बेल्ड द गुड्स बट एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। आई हैव गिवन माय रिंग, किस लिए रिंग? बिकॉज आई हैव टेकन 5 lakhs। Payment of debt or performance of the promise is called pledge, the bailor in this is called the pawner and is called the pawnee। so आप इसमें 172 का सिर्फ मार्जिनल हेडिंग, उसके बाद आप 174 यू कैन जस्ट रीड वंस, 174 यू कैन जस्ट रीड। अच्छा इसमें आप आपने कैसे पढ़ना है इसको मैं आपको बता देती हूँ। 172 इज जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लेज। नाउ आई जस्ट टेल यू कि आपने आगे के जो प्लेज के प्रोविजंस हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है। जो आपके राइट्स ऑफ प्लेजी है, राइट्स ऑफ प्लेजी, प्लेजी कौन हुआ? पॉनी। ये आपको सेक्शन 173 टू 176 थी। एंड जो पॉनर है उसके जो राइट है, पॉनर्स राइट, उसका राइट क्या है? राइट टू रिडीम। ये आपको सेक्शन 177 में दिया, 177 में दिया, ठीक है? 172 में डिफाइंड है प्लेज क्या होता है, पॉनर कौन है, पॉनी कौन है।
ठीक है। 173 174 आप पढ़ 173 से लेके 176 तक जो है ये आपके राइट्स ऑफ प्लेजी हैं। एंड पॉनर्स के जो राइट है वो 177 के अंदर दिए हैं। बस आपने यही प्रोविजन पढ़ने हैं। और अगर आपको पूछते हैं वंस अ प्लेज ऑलवेज अ प्लेज 177, ये पॉनर्स राइट क्या है? पॉनर का तो राइट ही क्या होगा? सिर्फ राइट टू रिडीम, राइट टू रिडीम। If I've paid the debt amount back, then I have a right to redeem my property that I've given. Which is the property? I gave my car, I gave my ring, I gave anything which is movable property. ठीक है, that is 177. Once a pledge, always a pledge. Mains में भी आपको एक बार आया ये question. Mains के लिए भी आपको पता होना चाहिए once a pledge, always a pledge. And coming to the last bit of your ICA, that is your chapter 10, which is dealing with agency. If you have any questions up till now, please ask. Okay. And also in your pledge, in the topic of pledge, please do not skip section 178 and 179. कभी आया नहीं है question, but फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा conceptual clarity होना चाहिए on 178 and 179, because 179 सब pledge की बात कर रहा है, सब pledge की बात कर रहा है section 179. So you should have a little clarity on 179. ठीक है? Yes, Malavi, you have a question? Yes, ma'am. 178A, if you could explain. Okay, okay. 178A, this is, ये जो 178A का जो concept है ना, you can just take a note of this case. This is from Phillips versus Brooks, बेटा. PHILIPS BROOKS, Brooks, 1919 का ये केस है। अच्छा नहीं, फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स जो है ना बेटा, दिस इज ऑन नॉट 178A, दिस इज ऑन सेक्शन 179, 179 बेटा। एंड ये जो केस है, दिस इज टॉकिंग अबाउट सबप्लेज ओनली। इसी केस के लिए मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका सेक्शन 179 है इंपॉर्टेंट है। ओके, यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू 178A? Yes. Okay. It says pledge by person in possession under voidable contract. When the pawner, okay, when a pawner has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 1919A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires, circle, the pawnee acquires a good title to the goods, provided he acted in good faith and without notice of the pawner's defect of title. ओके, वेरी सिंपल सी बेटा। ए ने ये जो रिंग है, इस रिंग को प्लेज किया मिस्टर बी को। ठीक है बेटा, इस रिंग को प्लेज किया। अब ये हो गया पॉनर, ये हो गया पॉनी, और इसने बी ने इस रिंग के लिए इसको 10 लाख रुपीज दिए एज डेट, 10 लाख रुपीज दिए एज डेट। नाउ दिस इज प्लेज, नाउ दिस इज प्लेज, ऑल राइट। बट what happens here is that this ring was obtained by Mr. A by force from Mr. Z, or by undue influence, or by coercion. Are you understanding? Let's say Z जो है, he is the goldsmith. A जाता है और उससे ये रिंग लेता है और उसको चेक दे देता है कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है ना? अब इसके पास जो ये रिंग का जो इस he has obtained the possession of this ring under a contract which is voidable because he obtained the consent of Mr. Z. He obtained the consent of Mr. Z. How? Maybe by coercion, maybe by undue influence, by fraud. फ्रॉड एक्सरसाइज किया इसने, मिस्टर ए ने। ठीक है ना? बट इस फ्रॉड के बारे में बी को नहीं पता था, बी को नहीं पता था, पॉनी को नहीं, एंड ही एक्टेड इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। इन सच अ सिचुएशन जो ये पॉनी है, he will have a good title over the property even though the possession was obtained by pawner under a voidable contract. Did you understand now? Yes, ma'am. Okay. Now going on to agency, section 182 now beta. Okay, agent and principal defined. सिर्फ आपने इसमें एक बार ये याद रख लेना, agent and principal जो है ये आपको कहाँ पे defined है? 182 के अंदर। ठीक है, just the marginal heading. And then who may employ the agent? Principal. One, yes, you can skip 184. Who may be an agent? 184 आपको अच्छे से पढ़ना है because this is talking about the eligibility criteria of an agent. Who is an eligible agent? Can a minor be an agent? ठीक है, can a minor be an agent? Can a person of an unsound be an agent? If a person is incapable in contracting,
And if he's an agent, will he bound the principal? Will the principal be bound by his acts? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ पे कवर होंगे? हु मे बी एन एजेंट। कभी सवाल नहीं आया है यहाँ से अगेन, बट फिर भी आपको थोड़ा सा 184 को अच्छे से पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू who is, what is the capacity of the agent. 184 is talking about what is the capacity and who is eligible to be an agent. Consideration not necessary. Again, you're deviating. That is why these contracts are sui generis. It is a contract because what is the general rule? A contract without consideration is void. But in case of agency, consideration is not required. ठीक है? All right then. But yes, ऐसा नहीं है कि consideration be with can agency be with consideration? Yes, it can be with consideration as well. ठीक है? Definition of express ये आप छोड़ सकते हो 187. Then you can just come to, see 190 is important. 189 किस चीज की बात कर रहा है? It is talking about agency by law. It is talking about agency by law. That means in emergency situations. ठीक है? All right. Agent's authority in an emergency. मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था तुमने ऐसे ऐसे डील करना है, ये काम करना है, बट अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है उसमें एजेंट अपना ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करता है और प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज नहीं किया था, तो प्रिंसिपल येस विल बी बाउंड। ठीक है ना? इवन फॉर द अनऑथराइज एक्ट। इज प्रिंसिपल बाउंड फॉर एन अनऑथराइज एक्ट? यस 189। ओनली इफ, यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है, पर्पस, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने ऐसे एक्ट किया है जैसे कि वो अपने प्रिंसिपल के फायदे के लिए उसने एक्ट किया, ओनली देन। ठीक है? इसमें आप इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ सकते हो। 190 इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ऑन दिस मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेर, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेर। प्रिंसिपल ने अपना काम एजेंट को दिया है, एजेंट आगे सब आगे डेलीगेट कर सकता है, जनरल रूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है? ऑल राइट। एंड सो दिस इज व्हाट इज 190 बेस्ड ऑन। All right, then you're going to come to, अब आपने आगे देखना है बेटा, there are two concepts on which you can expect a question and you have to be very clear. One is covered in section 192 and 193 which talks about sub agency. Very important इसकी illustration also. Sub agency, sub agent जिसको हम कहते हैं, sub agent is the agent of the agent. एक प्रिंसिपल है, उसका एजेंट बी है और बी का आगे एजेंट सी है, इसको हम कहते हैं सब एजेंसी। के 192 एंड 193 में कवर्ड है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज 194 एंड 195 आईसीए व्हिच टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी। सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी, ये कौन है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी। सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी जो है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो कौन होता है? ही इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ओनली। ही इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें आपको मैं सिंपल से एग्जांपल्स देकर आप याद रख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट 194 195 आप जब पढ़ेंगे उसी की इलस्ट्रेशन में आपको ये एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। क्या एग्जांपल? जैसे लेट्स से मेरा I have appointed a lawyer for myself to present me in the proceedings of the court. So the lawyer is my agent. He is my agent, right? But अगर वकील को मेरे, let's say it's a matter related to accounts, it's a matter related to some property, ठीक है, जिसकी रेखी करनी है या फिर जिसके ऊपर कुछ हमें क्या चाहिए कि आर्किटेक्चुरल कुछ उसमें हमने कुछ फाइंडिंग्स करनी है, तो जो वकील है, जो लॉयर है, उस अकाउंट्स के लिए, अब ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, फॉर द अकाउंटेंसी इफ ही हैज टू एम्प्लॉय अ पर्सन हु इज अ सीए, तो उस केस में जो सब एजेंट है, उस जो एजेंट है, जो प्रिंसिपल, जो मेरा एजेंट है, दैट इज माय लॉयर, ही ओनली हैज द अथॉरिटी टू नेम, ही कैन जस्ट गिव मी एन ऑप्शन कि मिस्टर एक्स को हम सीए अपॉइंट कर सकते हैं, मिस्टर बी को हम सीए अपॉइंट कर सकते हैं, मिस्टर जेड को हम सीए अपॉइंट कर सकते हैं हमारे केस के लिए। बट एक्चुअल पावर किसके पास होती है? प्रिंसिपल के पास होती है। इसीलिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है, ही इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल ओनली, ही इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड ही इज फॉर अ टेम्पररी पर्पस ओनली। जैसे उसने अपना काम किया, उसने अकाउंट्स, उसने सारा कुछ जो है अपना वंस ही इज फिनिश विद द अकाउंटेंसी,
उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है एंड एजेंट ही काम करता है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल. द एजेंट ओनली हैज द ऑप्शन टू गिव सम ऑप्शंस टू द प्रिंसिपल. बट इन सब एजेंसी जो सब एजेंट है, सब एजेंट कौन होता है? ही इज द एजेंट ऑफ द एजेंट. एजेंट ऑफ द एजेंट. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ये दो सेक्शंस हैं, 192 and 193 dealing with sub agent, 194 and 195 are dealing with substituted agency. All right. Then you come to okay, 196 कभी क्वेश्चन नहीं आया. अब वहां पे बस रैटिफिकेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी हम इसको कहते हैं, है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है वहां पे रैटिफिकेशन का. ठीक है. देन रेवोकेशन 201 202, ये थोड़े से ठीक से पढ़ लेना. 202 में आपको एक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं इररिवोकेबल एजेंसी का. 202 इररिवोकेबल एजेंसी. ठीक है. और उसके बाद आप आ जाइए बेटा, यू कैन जस्ट बाकी के सारे सेक्शंस आप एक बारी सिर्फ रीड कर लीजिए. 203, 204, these are the ones which you can just read because they're all dealing with revocation. All right. 208 थोड़ा उसका इलस्ट्रेशन देख लेना बेटा. फिर आपका जो 211 से जो सेक्शन है, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, ये मेंस के लिए आपको मे बी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट. ठीक है. 2008 में एक बार आया है यहाँ पे, बहुत पुराना. 8 मीन्स लॉट ऑफ इयर्स, लाइक काफी साल पहले. अभी कुछ नहीं, रिसेंट इसमें कभी कुछ नहीं आया यहाँ से. ठीक है. Then I feel you can just come to, so agents duties and rights, this can be for mains examination, but for preliminary examination you can just read 216, 217, 219, 221, 216, 217, 219, 221. All right. And 223 की illustration B, 223 की illustration B. Then you can just come to 226. 226 you should read. 227, 228 are to be read with 237 and they are important. 227, 228 are to be read with 237 and they are important. 237 जो है, it is talking about agency by law. Agency by law. 230 also is important, and especially जो 230 के नीचे आपको presumption of contract to contrary, ये जो है ना, ये आपके exceptions है. एंड याद रखना, जब भी अभी आप पढ़ेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सेप्शंस को मत भूलना. 230 पैरा 1 में आपको क्या दिया हुआ है? जनरल रूल दिया हुआ है. क्या जनरल रूल दिया है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफ एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू by him on behalf of his principal, nor he is personally bound by them. Why the agent is, देखो एजेंट ही तो काम कर रहा है ना प्रिंसिपल के लिए, and he is contracting with a third person. मेरी किताबें मैं मिस्टर ए को देती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार ये मेरी बुक्स जो है 100 रुपीज पर बुक बेच दो. अब वो क्या कर रहा है? ही इज रिप्रेजेंटिंग मी एंड सेलिंग माई बुक्स. ही इज माई एजेंट. ही इज माई एजेंट. एंड इफ ही इज कॉन्ट्रैक्टिंग विद द थर्ड पार्टी, तो बिकॉज ऑफ 226, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ 226, 230 का प्रिंसिपल है. क्या प्रिंसिपल है? कि जो एजेंट है वो कभी भी पर्सनली बाउंड नहीं होगा. प्रिंसिपल इज बाउंड फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. ये तो हम हमेशा, इट्स अ नॉर्म जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एजेंट के जितने भी एक्ट्स हैं उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड है. तो 226 एंड 230 पैरा 1. बट एक्सेप्शन क्या है? जहां पे एजेंट कैन बी लायबल, वो एक्सेप्शन है 1, 2, 3. फॉरेन प्रिंसिपल है, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल है, उन सब केसेस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा. एक माइनर है प्रिंसिपल, और वो माइनर एक एजेंट एम्प्लॉय करता है, और एजेंट थर्ड पार्टी के साथ काम करता है. उस केस में माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एजेंट विल बी लायबल. सो ये आपको जो 1, 2, 3 दिया हुआ है, अब वहां पे क्लब कर लो, वहां लिख लो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल. एंड एक्सेप्शन किस चीज का है? दैट एजेंट कैन बी मेड लायबल. सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन एजेंट कैन बी मेड लायबल? 1, 2, 3. 231 डॉक्ट्रिन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, ये भी आपका यू शुड रीड प्रॉपर्ली. डॉक्ट्रिन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. कभी यहां से भी सवाल नहीं आया है, कभी नहीं आया है. अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल मतलब आई सेल माई गुड्स टू एक्स पर्सन, ठीक है, एंड एक्स पर्सन बाइज दोज गुड्स फ्रॉम मी, बट ही डज नॉट नो दैट आई एम एन एजेंट. He does not, I did not disclose agency. I did not even disclose the name of my principal. In such situations, will the principal be bound? Again, please understand कि मैं एक एजेंट हूं, बट मैंने एक थर्ड पर्सन के साथ क्या किया? यस, एग्जैक्टली, he will still be liable. Very good. So 231, this is a doctrine of से 3 तरीके का सिचुएशंस हो सकती हैं कि जब एजेंट
थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करता है वो बताता है कि मैं एजेंट हूं और मेरा प्रिंसिपल का नाम ये है। ये तो हमने पढ़ा आपका जनरल एजेंसी में। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एजेंट क्या बताता है, एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम बट ही सेज दैट यस आई एम एन एजेंट। और तीसरा क्या होता है, एजेंट ना ही नाम बताता है ना ही ये बताता है कि मैं एजेंट हूं। दैट इज 231। 231 is talking about doctrine of undisclosed principle. So 231, 232 you can read together. That is talking about doctrine of undisclosed principle. 237 is agency by estoppel. Agency by estoppel, ठीक है, हम इसको कहते हैं ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑल्सो। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी मतलब जो ऑस्टेंसिबली शो करता है कि यस वो एक्चुअल अथॉरिटी उसके पास नहीं है, बट यस इट इज अ सुपरफिशियल अथॉरिटी। इफ इट इज, इसको हम कहेंगे एजेंसी बाय लॉ। ऑलराइट, एंड 235 इज अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट माइनर प्रिंसिपल एंड मेजर प्रिंसिपल। अगर एक प्रिंसिपल जो है वो माइनर है और अगर एक जो प्रिंसिपल है वो मेजर है, in that case what would be the liability of pretended agent? If a person untruly represents himself to be an authorized agent of another and thereby inducing a third person to deal with him, agent is liable. Underline, circle kar do, agent is liable if his alleged employer does not ratify his acts to make such compensation to the other in respect of any loss or damage which he has incurred by so dealing. So agar wo ratify nahi karta hai, ratification kahan diya hai beta aapko? Ratification, you know what is ratify? If an agent does an unauthorized act and later on the principal has an option to elect, he may ratify, he may reject. So if he ratifies, then the liability kiski banegi? Principal ki. And if he does not ratify, to agent ki liability kahan banegi? 235 ke andar. Is everybody clear? So with that we conclude our ICA. All right, we conclude, but you all have to give at least 2 hours more on Indian Contract Act for the complete revision. ठीक है, and do a couple